गुड मॉर्निंग। देखिए कल अपन ने जो पहले पढ़ा था उसको थोड़ी देर में 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। 2 नियम पढ़ा था अपन ने। पहला नियम क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला लॉ था। दूसरा लॉ को ही और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। मैंने बोला भी था ये जो सेकेंड लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? चूंकि इस पे न्यूमेरिकल जनरली पूछा जाता है। क्या था वो लॉ? कि मान लीजिए सपोज कोई लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है? ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट मान लीजिए इधर एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगी। मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था? μ1 इंटू साइन आई, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई पहले वाले मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन, इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू दूसरे मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसका साइन, मतलब μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन R। ये क्या है? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। इस पे अपन ने कल 2 न्यूमेरिकल भी करा था। इंपॉर्टेंट वो न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। इस पे स्नेल्स लॉ पे अपन ने न्यूमेरिकल्स किया था। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन। अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन में मैंने पहला केस बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं पहला केस। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में 2 केस था। पहला केस क्या देखा था अपन ने? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन denser medium, when object is in denser medium and viewed from rarer medium। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? डेंसर मीडियम में, और देखा कहाँ से जा रहा है? रेयरर मीडियम से। ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, देखा जा रहा है रेयरर मीडियम से। जैसे ऐसे समझ सकते हैं अपन इसको कि मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट किधर है? डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन लिख देते हैं μd से, और रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिख दिया? μr से। तो आपको हमने बताया था एक ऑब्जेक्ट से लाइट को ऐसे गिराया था परपेंडिकुलरली, तो ये क्या हुआ? आफ्टर रिफ्रैक्शन इसी पाथ पे रिट्रेस कर गया, इसी पाथ को क्या कर गया? रिट्रेस कर गया। इसको डॉटेड ऐसे कर देते हैं, मतलब उधर नहीं गई है। और एक लाइट रे को किसी एंगल पर गिराया, मान लीजिए सपोज ये लाइट रे आई एंगल पे गया। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर। कहां से लाइट जा रही है? डेंसर से रेयरर। हमने बताया था आपको कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएंगी तो वो किधर बेंड करेंगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया। इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया तो ये यहां जाके मीट कर गया, और जहां पे मिला 2 रिफ्रैक्टेड रे वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक, ये मान लेते हैं ये R है। अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। कैसे?
चूंकि ये दो लाइन है जो पैरेलल है आपस में, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल से। फिर उसी तरह ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए इसको आपने नाम दे दिया था ए बी, इस हाइट को कह देंगे अपन एच एक्चुअल डेप्थ, और इसको क्या कहेंगे? एपरेंट डेप्थ। इसका क्या मतलब हुआ? रियल में ऑब्जेक्ट है यहाँ, मगर हम जब बाहर से देखेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा इस हाइट पर। तो जिस हाइट पर अपने को ऑब्जेक्ट दिखेगा वो क्या कहलाएगा? एपरेंट डेप्थ। और जहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था वो क्या कहलाएगा? एक्चुअल डेप्थ। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाइए, तो बताइए यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई, स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बताइए यहाँ क्या होगा? एक तरफ का, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू डी इंटू, इस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? आई, तो लिखेंगे म्यू डी इंटू साइन आई। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर इंटू, दूसरे मीडियम में लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? साइन आर। नाउ यहाँ म्यू डी इंटू साइन आई बराबर म्यू आर इंटू साइन आर। एक्चुअली ये जो ए बी है ना, ये ए बी बहुत छोटी है। मैंने आपको फिगर को क्लियरली विजिबल के लिए बताया कि एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे को यहाँ गिराया और एक को कुछ एंगल पे गिराया, बहुत छोटा सा एंगल पे गिराया, मगर ये छोटा सा एंगल इतना है कि ये जो ए बी है वो बहुत छोटा है। अगर ये ए बी बहुत छोटा होगा, फॉर स्मॉल ए बी, अगर ए बी बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो ए बी के सामने वाला ये एंगल आर और ए बी के सामने वाला ये एंगल आई दोनों भी छोटा होगा। और जब आई और आर बहुत छोटा होगा ना बाबू, तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं? टेन आई, और साइन आर को क्या लिखा जा सकता है? टेन आर। तो यहाँ लिख देंगे अपन म्यू डी इंटू साइन आई के जगह टेन आई बराबर म्यू आर इंटू साइन आर के जगह क्या लिख देंगे? टेन आर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं, इस ट्रेंगल में देखिए आराम से, ए आई बी, इस ट्रेंगल दिख रहा है ए आई बी, मैं यहां बना दे रहा हूं, ये है आई, ये एंगल आर, ये है ए, ये है बी। बताइए ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। 90 के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बाकी बचा हुआ बेस हो गया। बताइए टेन थीटा बराबर अपन क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ थीटा की जगह क्या रखा है? आर। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, अब बेस बोले तो क्या? ए आई। यहाँ तक कोई परेशानी? दूसरा ट्रेंगल यहाँ देखिए, ओ ए बी, ये है ओ, ये है ए, ये है बी। अब देखो ये एंगल आई है, फिर से वही बात, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया? बेस। बताइए यहाँ से टेन आई बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितने होगा? ए बी, बेस कितना हो जाएगा? ओ ए। तो यहाँ से टेन आई आ गया ए बी बाय ओ ए, और टेन आर आ गया ए बी बाय ए आई। अब देखिए इधर म्यू डी इंटू टेन आई के जगह क्या लिख दें? ए बी बाय ओ ए बराबर म्यू आर, टेन आर को क्या लिख दें? टेन आर को लिख दें ए बी बाय ए आई। यहाँ तक कोई परेशानी? ए बी से ए बी निपट गया। अब बचा कितना देखिए, इसको मैं मिटा दूं, क्या बचा? ये बचा म्यू डी इंटू वन बाय ओ ए बराबर म्यू आर इंटू वन बाय ए आई। हमको ए आई को इधर बुला लीजिए, तो ए आई बराबर ये बन जाएगा म्यू आर, म्यू डी को इधर बुला लीजिए म्यू आर बाय म्यू डी, और ओ ए को उधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा ओ ए। तो ये बन जाएगा ए आई का मतलब कौन है? ए आई का मतलब है एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ बराबर क्या आ गया? म्यू आर बाय म्यू डी, म्यू आर बाय म्यू डी इंटू ओ ए। ओ ए क्या हो गया? एक्चुअल डेप्थ। ये आ गया हमारा एपरेंट डेप्थ। मगर ये कब लगेगा?
ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डेंसर मीडियम में, और हम देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर मीडियम से। तो इस केस में एपरेंट डेप्थ क्या होगा, म्यू आर बाय म्यू डी इंटू एच ए सी। अब ध्यान से एक बात याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने का तरीका, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में, देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर से। तो याद रखेंगे जहाँ से देखेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। क्या बोला हमने, जहाँ से देखेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो एच ए पी बराबर क्या हो गया, म्यू आर बाय म्यू डी इंटू एच ए सी। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा ये चीज़, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। कल वैसे ये बताया भी था हमने, चलिए आगे देखते हैं। ये जो आया एच ए पी बराबर, देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एच ए पी बराबर म्यू आर बाय म्यू डी इंटू एच ए सी। क्या मैं जो बोला वो आपको ध्यान रहेगा, ऑब्जेक्ट जहाँ से देख रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे और जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखेंगे। बताइए एच ए पी क्या है, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब हुआ आभासी गहराई। रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ, मगर आपको वो दिखेगा कहाँ, इस पॉइंट पर, इसीलिए इसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ और इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल डेप्थ। अब ध्यान से समझिए, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, जो बोलना है बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए अगर डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। ऐसा कहें सर इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हम ऐसा लिख दें, डी बाई डी टी ऑफ एच ए पी बराबर म्यू आर बाय म्यू डी इंटू एच ए सी। ध्यान से बताइए एच ए पी एपरेंट डेप्थ किसकी है, इमेज की या ऑब्जेक्ट की, ऑब्वियस सी बात है इमेज की। तो जब इमेज का ये डिस्टेंस है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी आएगी, मगर किसकी, इमेज की। तो इसको लिख दें वी आई, कोई दिक्कत। अब आगे देखो यहाँ क्या बना, म्यू आर बाय म्यू डी, म्यू आर बाय म्यू डी एच, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ एच ए सी ना, डी बाई डी टी ऑफ एच ए सी। तो एक्चुअल डेप्थ किसका है, ऑब्जेक्ट का, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से क्या आ गया, इमेज की वेलोसिटी बराबर म्यू आर बाय म्यू डी इंटू वी ओ, म्यू आर बाय म्यू डी इंटू वी ओ। इसका मतलब देखो वी आई बराबर वी ओ आया। इससे एक बात पता लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होगा वी ओ से तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में जाएगा वी आई से। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा वी ओ से तो इमेज भी कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे जा रहा है, वी ओ से, और यहाँ बना इसका इमेज, इमेज भी किससे जाएगा, वी आई से। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। देखो पॉजिटिव आया है, वी आई बराबर वी ओ समथिंग ये, मगर डायरेक्शन अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता ना तो हम कहते ऑब्जेक्ट जिधर जाएगा इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मगर यहाँ चूंकि डायरेक्शन सेम आया है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे नोट डाल के क्या, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज velocity, object and image velocity are in same direction। ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी ऊपर की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो इमेज भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से मेनली ये डेराइव करने आता है बोर्ड में, तो इसीलिए याद रखेंगे। और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और हम देख रहे हैं रेयरर से तो एपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे, क्या बोला, फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, एच ए पी बराबर
ऑब्जेक्ट देख कहाँ से रहे हैं, जहाँ से देखेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे और जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखेंगे। तो एच ए पी बराबर म्यू आर बाई म्यू डी इंटू एच ए सी। और हम जानते हैं ये अपरेंट डेप्थ इमेज की है, एक्चुअल डेप्थ ऑब्जेक्ट की है, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन इधर, तो ये इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो डायरेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि इमेज की वेलोसिटी बराबर म्यू आर बाई म्यू डी इंटू वी ओ, बोले तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ये था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डेंसर में हो, और देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर से। दूसरा केस, second case, when object is in rarer medium, when object is in case 2, when object is in rarer medium and viewed from denser medium। अच्छा, इससे जस्ट पहला वाला केस था तो उसमें क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, डेंसर में, देख कहाँ से रहे थे, रेयरर से। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट डेंसर में, तो डेंसर मतलब पानी उनी में, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि एक मछली है पानी में तैर रही है, देख कौन रहा है, बर्ड देख रही है, क्योंकि बर्ड तो पानी में नहीं है ना, तैरेगी, हवा में ही ना उड़ेगी, तो बर्ड कहाँ है, हवा में, मतलब रेयरर में। अब बर्ड देख रहा है किसको, मछली को, और मछली कहाँ है, पानी में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, डेंसर में, देख कौन रहा है, पक्षी, तो पक्षी कहाँ है, हवा में, मतलब रेयरर में। ऐसे क्वेश्चंस देगा, अपन करेंगे क्वेश्चंस भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या है हमारा सेकेंड केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयरर में, और देख कहाँ से रहे हैं, डेंसर से। इसका क्या मतलब हुआ, इस बार पक्षी उड़ेगी और मछली देखेगी, इस बार पक्षी उड़ेगी और देखेगी कौन, मछली, मछली देखेगी। चलिए देखते हैं, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को सीधे ऐसे गिराया परपेंडिकुलर, तो ये अपना इसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा चूंकि परपेंडिकुलरली टकरा रहा है। और एक लाइट रे को अपन ने क्या किया, कुछ एंगल पे गिराया, अब ये क्या है, रेयरर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मान लेते हैं। नीचे वाला मीडियम क्या है इस बार, डेंसर। बताइए लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर। बताइए रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, रेयरर से डेंसर जाती है लाइट रे तो किधर बेंड कर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस लाइट रे को पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाला और एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाला, तो इमेज यहाँ बन जाएगा आई। बात समझ में आया, नहीं समझे? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को कैसे गिराया, परपेंडिकुलरली, उसी पाथ को रिट्रेस कर गया रिफ्रैक्टेड रे, और दूसरे लाइट रे को किसी एंगल पे गिराया, और एंगल पे गिराया तो अब लाइट कहाँ से जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। और जब लाइट रे कोई रेयरर से डेंसर जाती है तो किधर बेंड करती हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हैं। तो अब हमको इमेज बनाना है ना इस ऑब्जेक्ट का, तो हम इस लाइट रे को पीछे बढ़ाए, रिफ्रैक्टेड लाइट रे को, एक लाइट रे इधर गया था, दोनों को मिला दिए, क्या यहाँ इमेज बन जाएगा, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, क्या ये एंगल आई है तो क्या ये भी एंगल आई होगा? अरे भाई ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये एंगल इसके बराबर, ऑल्टरनेट एंगल से। अच्छा बताइए ये एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। बताइए अगर ये एंगल आर है तो क्या ये भी एंगल आर होगा? ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये आर के बराबर हो जाएगा। इसको अपन नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं अपन बी। यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ, तो इस बार अपन कहेंगे ये एच एक्चुअल हो गया। इमेज कहाँ बना, यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे अपन, एच ए पी हो गया, बोले तो एपरेंट डेप्थ। नहीं, अब ध्यान से समझिए, फिर से क्या करेंगे अपन, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, डेरिवेशन में भी यूज हो रहा है और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगाइए, तो क्या कहता है,
एक तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर इंटू इस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, आई, तो लिखेंगे म्यू आर इंटू साइन आई बराबर दूसरे तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू डी इंटू दूसरे तरफ में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, उसका साइन, म्यू डी साइन आर। कोई दिक्कत? फिर से वही बात, हमने एक ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को परपेंडिकुलरली गिराया, एक से कुछ एंगल पे गिराया। ये जो ए बी है, ये ए बी बहुत छोटा है, तो इस ए बी के सामने वाला ये एंगल आई और ये एंगल आर भी छोटा होगा, तो हम ऐसा लिखें फॉर स्मॉल ए बी, छोटे ए बी के लिए क्या लिखेंगे कि आई और आर छोटा होगा। अगर आई बहुत छोटा है तो क्या साइन आई को क्या लिखा जा सकता है, साइन आई को लिखा जा सकता है टेन आई बराबर म्यू डी, साइन आर को क्या लिखा जा सकता है, टेन आर, हाँ या ना। अच्छा फिर से आइए, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है ओ ए बी, ये ओ, ये ए, ये बी, ये एंगल क्या है, आई, सही है। बताइए थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, बेस। बताइए टेन थीटा बराबर क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन, ए बी, बेस कौन, ओ ए, सही बात है। दूसरा ट्रायंगल ए आई बी, ये ए 90, ये बी और ये आई, तो 90 के सामने वाले को सॉरी हाइपोटेन्यूज, यहाँ एंगल आर, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। फिर से यहाँ टेन थीटा बोले तो टेन आर, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बोले तो ए बी बाय बेस क्या, आई ए या ए आई, ठीक है। तो क्या अपन टेन आई बराबर क्या लिख दें, ए बी बाय ओ ए, तो म्यू आर इंटू टेन आई बराबर ए बी बाय ओ ए बराबर म्यू डी इंटू टेन आर क्या होगा, टेन आर हो जाएगा ए बी बाय आई ए या ए आई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको क्या करें, ए बी से ए बी को निपटा दें, तो यहां बना क्या, म्यू आर बाय ओ ए, म्यू आर इंटू 1 बाय ओ ए बराबर म्यू डी इंटू 1 बाय ए आई, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ए आई, तो बताइए ए आई बराबर क्या होगा, म्यू डी बाय म्यू आर इंटू ओ ए, सही है। ए आई का मतलब क्या है, देखो ए आई का मतलब एपरेंट डेप्थ और बराबर म्यू डी बाय म्यू आर, और ओ ए का मतलब क्या हो गया, ओ ए का मतलब हो गया एक्चुअल डेप्थ, मतलब यहां से आ गया एपरेंट डेप्थ बराबर म्यू डी बाय म्यू आर इंटू एच ए सी। सर सेम है तो फॉर्मूला लग रहा है, नहीं सेम नहीं है, देखिए थोड़ा सा अंतर है। उस केस में, पहले केस में देख कहां से रहे थे, रेयरर से, तो हमने बोला था जहां से देखेंगे उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे और जहां ऑब्जेक्ट होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखेंगे, ये था पहला वाला फॉर्मूला। देख कहां से रहे थे, रेयरर से, ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट था, डेंसर में। अब इस वाले केस में देख कहां से रहे हैं, डेंसर से, देखिए जहां से देखेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर, ऑब्जेक्ट जहां होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे, तो एच ए पी बराबर इस केस में क्या आ गया, म्यू डी बाय म्यू आर इंटू एच ए सी। ये वो केस है जिस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, रेयरर मीडियम में, और हम देख कहां से रहे हैं, डेंसर मीडियम से। क्लियर है। सेम उसी तरह दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डायरेक्ट ऐसा लिखूं मैं, डी बाई डी टी ऑफ एच ए पी बराबर म्यू डी बाय म्यू आर डी बाई डी टी ऑफ एच ए सी। ये क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ मतलब इमेज की वेलोसिटी, ये बन गई म्यू डी बाय म्यू आर इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, नहीं। अब देखो ये ऐसा था ना, इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज इसका यहां बना, तो ऑब्जेक्ट मान लो इधर आएगा वीओ से, तो इमेज भी इधर ही आएगा वी आई से। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अब एनालाइज करते हैं दोनों केसेस को। ये चीज क्लियर है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। ये था इमेज फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस पे, एट प्लेन सरफेस इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो बताया आपको।
दो केस है, एक केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डेंसर में, देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर से, देख रहे हैं रेयरर से, तो इस केस में अपरेंट डेप्थ बराबर म्यू आर बाई म्यू डी इंटू एच ए सी। और जब ऑब्जेक्ट हो रेयरर में और देख रहे हैं डेंसर से, तब एच अपरेंट बराबर म्यू डी बाई म्यू आर इंटू एच ए सी। ठीक है, मैं इसको मिटा के समराइज वे में बता रहा हूँ कैसे करते हैं। मतलब ये तो हो गया पूरा का पूरा डेरिवेशन। अब अपने को मेनली याद क्या क्या रखना है वो चीज़ को समरी की तरह देख लेते हैं शॉर्ट में। चलिए इधर देखिए, केस फर्स्ट और केस सेकेंड दोनों को समराइज वे में देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डेंसर मीडियम में हो, एंड व्यूड फ्रॉम रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर मीडियम से, पहला केस। केस टू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम। दोनों केस को समराइज करके बता रहा हूं। देखिए क्या, इधर देखिए, मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट यहां था डेंसर में, इधर म्यू डी इधर म्यू आर, रेयरर। ऑब्जेक्ट यहां था, सॉरी मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां था और इमेज कहां बना, यहां, मतलब ये एच एक्चुअल था और ये क्या था, एच एपरेंट। सही बात है। तो इस केस में ये हो गया एच एपरेंट। अरे भाई, इस केस में एच एपरेंट का फॉर्मूला क्या आया था, कहाँ से देख रहे हैं, रेयरर से, तो म्यू आर बाई म्यू डी इंटू एच ए सी। वेलोसिटी के टर्म में वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर म्यू आर बाई म्यू डी इंटू वी ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज़ देखो, इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है इस डेप्थ पे, मगर इमेज क्या दिख रही, थोड़ी पास दिख रही है। मतलब ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है इसमें या इमेज ज़्यादा दूर है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर पे है मगर रियल में इमेज हमको थोड़ा पास दिखता हुआ महसूस होता है। ठीक है, अब यहाँ आइए, ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ था, यहाँ रेयरर में, देख कहाँ से रहे थे, डेंसर से, मतलब इमेज यहाँ बना था। तो ये वाली डेप्थ क्या कहलाएगी, एच एक्चुअल, और ये वाली डेप्थ क्या कहलाएगी, एच एपरेंट। सही बात है। तो हम यहाँ कहेंगे इस केस में एच एपरेंट बराबर, देख कहाँ से रहे हैं, डेंसर से, जहाँ से देखेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे, म्यू डी बाई म्यू आर इंटू एच ए सी, है ना। और वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर म्यू डी बाय म्यू आर इंटू वी ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इधर आएगा वी ओ से तो इमेज भी क्या होगा, इधर ही आएगा वी आई से। उसी तरह ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा वी ओ से तो इमेज भी क्या होगा, ऊपर जाएगा वी आई से। तो देखिए यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट पास है मगर आपको दिखेगा दूर। मतलब समझिए क्या मैं कह रहा हूँ, इन दोनों का क्या मतलब है कि अगर मछली पानी में बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत नीचे है, मान लीजिए इतने डेप्थ पे, ये है सी लेवल, समुद्र का लेवल, पानी का सरफेस है, मछली मान लीजिए यहाँ है, जब रियल में मछली यहाँ है और जब अपन ऊपर से देखेंगे ना हम, या चिड़िया देखेगी, चलिए अपन देखते हैं, अपन बाहर से देख रहे हैं तो मछली अपने को यहाँ नहीं दिखेगी, यहाँ दिखेगी, थोड़ी पास दिखेगी। ठीक है, उल्टा अब क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब मान लीजिए पक्षी उड़ रही हैं हवा में और हम लोग पानी में तैर रहे हैं, पानी के अंदर बैठे हुए हैं, तो रियल में पक्षी यहाँ तैर रही है, ये है पानी का सरफेस, हम लोग इसके अंदर हैं। अब पक्षी यहाँ तैर रही है तो पता है अपने को क्या लगेगा, अपने को लगेगा ये पक्षी ऊपर दिख रही है। ठीक है, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेयरर में होगा तो उसका इमेज थोड़ा दूर बनेगा, मगर जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा तो उसका इमेज थोड़ा पास बनेगा। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत?
तो ये था उसका पूरा समरी जो अभी आपको हमने बताया। अब अपन क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे। जब भी रेयर मीडियम कुछ नहीं दिया होगा, क्या मान लेंगे, एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर रेयर मीडियम नहीं दिया होगा तो हम क्या मान लेंगे, एयर को मान लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। करें क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखिए, ये पानी है, पानी में यहां कौन है, मछली है, पानी में यहां मछली है, इस पॉइंट पर क्या है, मछली है, और हवा में यहां पर पक्षी है, बर्ड, ये सरफेस है, यहां से मछली कितने दूरी पर है, यहां से मछली है x दूरी पर, और पक्षी है यहां से y दूरी पर, ठीक है। मछली है x दूरी पर और पक्षी क्या है, y दूरी पर। आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो मैंने आपको बोला था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो मैंने आपको बताया था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, मगर यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है तो चिंता करने की बात नहीं है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू, ऐसे दे दिया, जनरल कोई डेटा दे दिया, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू देन फाइंड, पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ, फाइंड, पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ बर्ड, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। क्वेश्चंस पहले समझेंगे फिर इसका सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि ये क्या है, सरफेस है, इस सरफेस के नीचे इधर पानी है, मतलब पानी का सरफेस है, पानी के सरफेस के जस्ट ऊपर क्या होगा, हवा होगा। तो उस सरफेस से y दूरी पर एक पक्षी उड़ रही है, और इस सरफेस से x दूरी, x डेप्थ पर नीचे एक क्या है, मछली है। कह रहा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, म्यू है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बताइए मछली का वह डिस्टेंस जो किसके द्वारा देखा जाएगा, फिश के, सॉरी, मछली का वह डिस्टेंस जो किसके द्वारा देखा जाएगा, बर्ड के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, रियल में मछली कितने दूरी पर है, पानी के अंदर नीचे में डेप्थ, कितने डेप्थ पे है मछली, x पे, मगर क्या वो फिश को x दूरी पे दिखेगा क्या, फिश को, सॉरी, पक्षी को तो वो x दूरी पर नहीं ना दिखेगा। अरे भाई ये मछली पानी में रियल में कितने डेप्थ पे है, x डेप्थ पे, मगर जो बाहर से कोई दिखेगा तो क्या उसको x पे दिखेगा या थोड़ा पास दिखेगा, थोड़ा पास दिखेगा। कितना पास दिखेगा, अभी फॉर्मूला पढ़ा था। तो आइए इसका सॉल्यूशंस करते हैं अपन। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, पानी का सरफेस है, इसके नीचे पानी है, पानी में मछली कितने डेप्थ पे है सरफेस से, x डेप्थ पे, और हवा में पक्षी कितने हाइट पे है, y हाइट पे। क्वेश्चन में दे रखा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ फिश, फिश का डिस्टेंस, मगर किसके द्वारा देखा जाना है, बर्ड के द्वारा। मतलब जब बर्ड देखेगी फिश को तो बर्ड को क्या लगेगा कि हमसे वो फिश कितनी दूरी पर है, यही ना पूछा है। चलिए वो निकालना है। आइए इधर, ये रहा मछली यहाँ पे, एक्चुअली में मछली कहाँ थी, यहाँ पे थी, कितने डेप्थ पे, x डेप्थ पे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्चुअल डेप्थ।
तो क्या इधर का रिफ्रैक्ट, इधर क्या है, पानी है, इधर क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मतलब रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, इस बार ऑब्जेक्ट अपन पहले किसको मानेंगे, मछली को ही ना, चूंकि ऑब्जर्वर कौन है, पक्षी, तो ऑब्जर्वर है पक्षी, इसका मतलब देख किसको रहा है, मछली को, मतलब मछली ऑब्जेक्ट हो गई और ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में। जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है तो क्या एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालने आता है, हाँ सर, एच एपरेंट बराबर क्या होगा, देख कहाँ से रहे हैं, रेयरर से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में, इंटू एच ए सी, यही ना फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो एच एपरेंट, एपरेंट डेप्थ बराबर म्यू आर, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस क्वेश्चंस में अपन क्या यूज करेंगे, 1, क्योंकि रेयरर मीडियम एयर है और डेंसर मीडियम कौन है, वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू, और एक्चुअल डेप्थ, मछली एक्चुअल में कितने गहराई पर है, एक्स पर, तो यहाँ से एच एपरेंट आ जाएगा कितना, एक्स बाय म्यू। बताइए कोई दिक्कत, मतलब रियल में एक्स डेप्थ पे है मछली, मगर वो दिखेगी कहाँ, मछली का इमेज यहाँ दिखेगा, कितने डेप्थ पे, एक्स बाय म्यू पे। अब ध्यान से देखिए, इससे कितने दूर पे बर्ड था, पक्षी यहाँ था, सरफेस से कितने दूरी पे था, वाई दूरी पे। अब एक बात बताइए, पक्षी को ये वाली मछली दिखेगी या ये वाली मछली दिखेगी, इमेज वाली ना मछली दिखेगी भाई, इमेज वाली मछली। अब ध्यान से समझिए, तो बताइए पक्षी को क्या लगेगा, पक्षी यहाँ से इतने दूरी पर है, इस सरफेस से मछली इतने दूरी पे है, तो बताइए पक्षी का आंख मछली को देखने के लिए रियल में कितनी डिस्टेंस देखेगा, तो कहेंगे दिस प्लस दिस, हाँ या ना। तो अपन कह दें हमारा आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बर्ड के द्वारा देखी जाने वाली फिश का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो कहेंगे वाई। अरे भाई बर्ड का आंख तो ये भी डिस्टेंस देखेगा ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखेगा, तो टोटल पक्षी को क्या लगेगा, पक्षी को लगेगा हमसे वो इस दूरी। अरे भाई ऐसे मानिए, सपोज मान लीजिए इस मार्कर से मैं 2 सेंटीमीटर पे हूँ और मार्कर से मेरा दोस्त, ये मेरा हाथ मेरा दोस्त है, मार्कर से ये कितने सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे। तो बताइए इस दोस्त के साथ इस हाथ से हम कितने दूरी पर होंगे, हमसे ये 2 पे है, इससे ये 3 पे है, तो हाथ से हम कितने दूरी पे, 5 पे ना। तो वही तो मैंने बोला, पक्षी से मछली कितने दूरी पर होगी, तो कहेंगे y प्लस एक्स बाय म्यू। तो लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड क्या आ गया, y प्लस एक्स बाय म्यू। पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, कोई दिक्कत, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है ना, इस बार किसको देखना है, किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बर्ड, बर्ड का डिस्टेंस एज सीन बाय फिश, किसके द्वारा देखा जा रहा है, फिश के द्वारा, मछली के द्वारा, मतलब इस बार ऑब्जर्वर मछली है, ऑब्जर्वर कौन है, मछली है, और देखना किसको है, पक्षी को देखना है। देख कौन रहा है, मछली, मतलब मछली ऑब्जर्वर है, जबकि बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस बार ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो पक्षी कितने दूरी पर है, y दूरी पर, और यहां से x दूरी पर यहां क्या रखी हुई है, मछली है पानी में, ये डेंसर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी किसके बराबर, म्यू के बराबर। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, चूंकि एयर है। अच्छा बताइए अब इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, पक्षी, पक्षी हमारा ऑब्जेक्ट है, पक्षी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयरर में, देख कहाँ से रहे हैं, डेंसर से, कौन देख रहा है, मछली, तो मछली ऑब्जर्वर हुआ, देख रहा है मछली, मछली कहाँ पे प्रेजेंट है, डेंसर में, और देख किसको रहा है, पक्षी को, तो पक्षी हुआ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, रेयरर में। जब ऑब्जेक्ट हो रेयरर में प्रेजेंट और देखा जा रहा हो डेंसर से, तो इस केस में एपरेंट डेप्थ क्या होती है, देख कहाँ से रहे हैं, डेंसर से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयरर में, तो जहाँ से देखते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखते हैं। तो बताइए एपरेंट डेप्थ क्या होगा, म्यू डी, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एच ए सी, ये क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का ना एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल हाइट, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल हाइट कितने पे है, y पे, तो ये बताइए एच एपरेंट यहाँ से क्या आ गया, म्यू y,
और बोला भी तो था इस केस में इमेज थोड़ा दूर बनेगा, तो पक्षी रियल में यहाँ दिखेगी इमेज के फॉर्म में। तो ये हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू वाई। अब ध्यान से समझिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट वाली पक्षी है, पक्षी का इमेज यहाँ दिखेगा। बताइए मछली को ये वाली पक्षी दिखेगी या ये वाली पक्षी दिखेगी? इमेज वाली पक्षी दिखेगी ना मछली को। तो मछली को क्या लगेगा, मछली से पक्षी कितने दूरी पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x प्लस म्यू वाई। तो हम ऐसा लिख दें क्या, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश के द्वारा देखी जाने वाली बर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस म्यू वाई, आंसर। बात समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, रद्दी क्वेश्चन है, कोई चीज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान से देखते जाना है, किसके द्वारा देखा जाना है, कौन सा डिस्टेंस लिखना है। एक बार आराम से इसको देख लीजिए। पहले के इसमें क्वेश्चंस में क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ फिश का डिस्टेंस निकालो, जबकि देख कौन रहा है, बर्ड। तो बर्ड कहाँ है, हवा में, फिश कहाँ है, पानी में। तो पानी में मतलब डेंसर में, मतलब ऑब्जेक्ट है डेंसर में, देख रहे हैं रेयर से। तो इस केस में इस पक्षी को मछली या इस डेप्थ पे नहीं दिखेगी, थोड़ा ऊपर दिखेगी। कितना ऊपर, यहाँ इस सरफेस से x बाय म्यू पे। तो बताइए पक्षी को, इस मछली को देखने के लिए कितना डिस्टेंस देखना पड़ा, y प्लस एक्स बाय म्यू। दूसरा केस क्या है कि देख कौन रहा है, मछली, देखना किसको है, पक्षी को। मतलब पक्षी कहाँ है, एयर में, y दूरी पर। देख कौन रही है, मछली। मछली कहाँ है, डेंसर में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयरर में। जब ऑब्जेक्ट रेयरर में होता है तो अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, म्यू डी बाय म्यू आर इंटू एच ए सी। थोड़ा दूर बनता है इमेज, और कहाँ बनेगा, यहाँ। तो रियल में इस मछली को पक्षी ये वाली दिखेगी। तो क्या इस पक्षी को देखने के लिए मछली को कितना डिस्टेंस देखना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब x प्लस म्यू वाई। ये हो गया, ये चीज देखिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो डिस्टेंस पे बेस्ड था ना, एक वेलोसिटी पे बेस्ड, इसी प्रोफाइल का क्वेश्चंस कर लेते हैं। If a fish is rising in water, if a fish is rising in water with velocity 6 meter per second, and bird is if a fish is rising in water with velocity 6 meter per second and bird is diving in air with velocity 12 meter per second, with velocity 12 meter per second, then calculate speed of bird, as seen by fish, जबकि क्वेश्चंस में आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना,
4/3। क्वेश्चंस पहले ध्यान से पढ़िए क्या कहा जा रहा है। इफ अ फिश इज राइजिंग इन वाटर विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि एक फिश पानी में ऊपर आ रही है कितने वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकेंड से। देखिए सॉल्यूशंस करेंगे अपन। ये मान लीजिए पानी है, पानी में मछली है, तो मछली ना ऊपर आते हुए दिख रही है, ऊपर आ रही है, कितने से मछली आ रही है ऊपर, 6 मीटर पर सेकेंड से। मछली पानी में किधर आ रही है, ऊपर आती हुई दिख रही है, नीचे नहीं, ऊपर आती हुई दिख रही है, कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये कौन है, ये मछली है। चलिए अगला, एंड बर्ड इज डाइविंग इन एयर विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। पक्षी हवा में उड़ रही है, तो पक्षी हवा में नीचे आ रही है, मतलब नीचे आना चाह रही है पक्षी, कितने से, 12 मीटर पर सेकेंड से। तो ये रहा पक्षी, पक्षी कितने से नीचे आ रही है, 12 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आ रहा है। मछली पानी में ऊपर की तरफ आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, जबकि पक्षी हवा में नीचे की तरफ आ रही है कितने से, 12 मीटर पर से। यहाँ जो राइजिंग लिखा है ना, राइजिंग का मतलब होता है ऊपर आना और डाइविंग का मतलब होता है नीचे आना। तो मछली ऊपर आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, जबकि पक्षी 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है वो समझिए। देन कैलकुलेट स्पीड ऑफ बर्ड, बर्ड की स्पीड बताइए किसके रिस्पेक्ट में, फिश। मतलब रियल में बर्ड कितने से आ रही है, 12 से, मगर फिश को क्या लगेगा, 12 लगेगा, कुछ और लगेगा। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि सर ये जो 12 है वो क्या है, बर्ड जब ऑब्जेक्ट है तब ना है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो पहले तो ये निकाल लीजिए कि बर्ड जब इमेज बन जाएगा, मतलब बर्ड का जो इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, म्यू वाटर कितना है, 4/3। एक बार ध्यान से देखिए बाबू, बेहद आसान क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षी नीचे कितने से आ रही है, तो पक्षी यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, 12 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बर्ड का स्पीड बताओ एज सीन बाय फिश, मतलब फिश जब देखेगी बर्ड को तो बर्ड कितने से नीचे आती हुई दिखेगी, ये चीज़ पूछा है। अब ध्यान से समझिएगा, मतलब बर्ड आ रही है नीचे 12 से, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज पता कर लेंगे कितने से आएगा। और अभी देखा था ना ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयरर में। तो क्या अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में होता है, देख रहे होते हैं डेंसर से, तो इस केस में इमेज की वेलोसिटी म्यू डी बाय म्यू आर इंटू एच ए सी। अरे सेकेंड केस, सॉरी वी ओ, नहीं समझे। देख कहाँ से रहे, मछली ना देखेगी तो मछली कहाँ है, डेंसर में, तो देख रही है डेंसर से, इसीलिए डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयरर में। तो वी आई इमेज की वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, म्यू डी बाय म्यू आर इंटू वी ओ। इमेज की वेलोसिटी म्यू डी, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर बोले तो वाटर कितना, 4/3, रेयरर बोले तो वाटर कितना, 1, सही है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना, यहाँ 12। अरे ऑब्जेक्ट अभी हम किसको मान रहे हैं, पक्षी को, तो यहाँ से आ गया वी आई बराबर कितना, 4/3 इंटू 12, 3 से ये 4 बार में, वी आई बराबर क्या होगा, 4 चौके 16, 16 मीटर पर सेकेंड। अभी ध्यान से रुकिए, ये ऑब्जेक्ट 12 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो इस पक्षी का इमेज कितने दिखेगा, 16 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब ध्यान से, अब इसको भूल जाइए, रियल में मछली को ये दिखेगी या ये दिखेगी, ये दिखेगी ना, मछली को ऑब्जेक्ट दिखेगी या इमेज, मछली को ऑब्जेक्ट दिखेगी या इमेज, इमेज दिखेगी। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन से ऐसा हो गया कि ये रहा पानी में मछली, कितने से ऊपर जा रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से, और बर्ड का, पक्षी का इमेज उसको कितने से नीचे आता हुआ दिखेगा, 12 से तो एक्चुअल में आ रहा था, मगर मछली को दिखेगा कि वो 16 से नीचे आ रही है। ये रहा 16 मीटर पर सेकेंड से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट स्पीड ऑफ बर्ड, स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, एज सीन बाय फिश। अब ध्यान से समझिए, आपको यही लगेगा ना, अच्छा सर मछली को ना लगेगा पक्षी 16 से आ रही है, नहीं, ऐसा तब लगता ना मछली को पक्षी 16 से आ रही है जब मछली खुद क्या होती, रेस्ट पे होती। हम रेस्ट पे हैं
और कोई बंदा मेरे तरफ 16 से आ रहा है, तभी ना हम कहेंगे हाँ भाई तू 16 से आ रहा है। अगर वो 16 से आ रहा है मेरी तरफ और हम भी उसके तरफ जा रहे हैं 6 से, तो वो बंदा क्या जल्दी मेरे तरफ नहीं आ जाएगा? तो आपको नहीं लगेगा उसकी स्पीड सर 16 नहीं कुछ ज़्यादा होगी? ज़्यादा का मतलब रिलेटिव टर्म हमने बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी ए का बी के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हमने बोला था रिलेटिव के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ए में से बी के वेलोसिटी को घटा देते हैं। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तब रिलेटिव कैसे निकालते हैं, दोनों के वेलोसिटी को जोड़ देते हैं। याद आया? मैंने बताया था जब ए और बी के वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तब अगर ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो दोनों को घटा देते थे, और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तब ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में या बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो जोड़ देते थे। तो क्या हमको यहाँ पक्षी का स्पीड निकालना है, मगर किसके रिस्पेक्ट में? मछली के रिस्पेक्ट में। मछली भी यहाँ रेस्ट पे नहीं है, तो हमको क्या दिखेगी पता है? पक्षी कितने से आते हुए मछली को दिखेगी? 16 प्लस 6 से, इतना मीटर पर सेकेंड। 16 प्लस 6 क्या हो गया? 22 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिए। ये बात समझ में आई? एक बार 1 मिनट और देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस था बाबू कि एक मछली है पानी में ऊपर आते हुए दिख रही है। कितने से ऊपर आ रही है भाई वो मछली? नीचे नहीं जा रही है पानी में, ऊपर आ रही है पानी में। कितने से? 6 मीटर पर सेकेंड से। उसी जगह पक्षी हवा में ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है। कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चंस पूछा है, बताइए कैलकुलेट स्पीड ऑफ बर्ड। बर्ड की स्पीड बताइए, किसके द्वारा देखा जा रहा हो? फिश के द्वारा। मतलब फिश जब देखेगा बर्ड को तो बर्ड की स्पीड क्या लगेगी, क्या होगी बर्ड की स्पीड, वही आपसे पूछा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली बात देखना किसको है? मछली को। मछली देख रही है, देखेगी किसको? बर्ड को। तो बर्ड हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो रियल में ऑब्जेक्ट किससे आ रही है? नीचे 12 से। तो क्या हम इसका इमेज का वेलोसिटी निकालेंगे? तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयर में। देख कौन रहा है? डेंसर से। तो इमेज की वेलोसिटी निकाल लिया म्यू डी बाय म्यू आर इंटू वी ओ। तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी, डेंसर मीडियम यहाँ कौन है? वाटर। वाटर का रिफ्रैक्ट, ये हो गया डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और ये हो गया रेयरर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 12। तो ये पता है रियल में तो पक्षी 12 से आ रही है, मगर जो मछली पानी में है ना उसको ये 12 तो कभी नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? 16 से आता हुआ। जैसे अभी अपन देखे थे ना भाई कि एक्चुअली में बर्ड यहाँ रहेगी, मगर मछली को लगेगा वो बर्ड यहाँ नहीं है, कहीं और है, ऊपर है। वही बात कि पक्षी यहाँ से आता हुआ, पक्षी आ रही है 12 से, मगर मछली को लगेगा ना कि पक्षी कितने से आ रही है? 16 से। पहली बात। अब पक्षी का इमेज 16 से मछली को लगेगा, मछली खुद भी तो 6 से जा रही है ऊपर। तो बताइए मछली को क्या लगेगा? पक्षी कितने से नीचे आ रही है? तो कहेंगे 16 प्लस 6 से। क्यों ऐसा किया सर? अच्छा सर, आंसर 16 मीटर पर सेकेंड कब होता? जब मछली रेस्ट पे होती, पानी में रुकी हुई रहती, तब मछली को लगता पक्षी उसके तरफ कितने से आ रही है? 16 मीटर पर सेकेंड से। मगर यहाँ चूंकि पक्षी भी नीचे आ रही है और मछली भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। आप खुद लॉजिक लगाइए ना भाई। मेरे से कोई कुछ दूरी पर है, मान लीजिए ये मेरा हैंड है, ये मेरे तरफ 16 से आ रहा है और हम इसके तरफ 6 से जा रहे हैं। पहले एक बार ऐसे समझिए, हम रेस पे हैं, ये 16 से आ रहा है, मान लीजिए इसको 16 से मेरे तरफ आने में, मेरे पास आने में 2 सेकेंड लगता है। अब दूसरा केस, ये 16 से आ रहा है, हम भी इसके तरफ 6 से जा रहे हैं, तो जल्दी ना हम दोनों मिल जाएंगे, 2 सेकेंड से पहले ही ना मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस तो अभी भी सेम रहा, तो हम लॉजिक नहीं लगा सकते हैं सर डिस्टेंस सेम रहा, टाइम कम हो गया, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा हो गया इस केस में। तो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों को ऐड कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा? स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश क्या लिखा? 16 प्लस 6 दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा आज का जो भी न्यूमेरिकल्स था, ये स्नेल्स लॉ और ये इमेज फॉर्मेशन पर न्यूमेरिकल्स कराया, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। कंपटीशन एग्जाम में भी इस ऐसे प्रोफाइल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बोर्ड में तो पूछा जाता है। इसलिए इसको आराम से अच्छे से देखिएगा और सारे न्यूमेरिकल्स को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।